हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसकी शुरुआत जो है एक तुषार की रेल यात्रा से होता है। तो इसको हम देखेंगे कि कहता है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चलने जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई थी जहाँ से उसे बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसे देखा कि पेड़ पौधे खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटे जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, बस इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे सारी जिंदगी एक ही जगह बिता रहे थे या नहीं? ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप के 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्रह भी कहते हैं। भोजन का इंतजाम करने के विविध आधार उन्हें के नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़ियाँ और फल फूल दाने इत्यादि इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और ऐसा कई कारण थे। यानी कि आखेटक जो थे, यानी कि खाद्य संग्राहक समुदाय जो थे, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, तो इसके कई कारण थे। तो अब हम इसकी कारण देखिएगा। इसमें पहला कारण बताया जा रहा है कि पहला कारण तो यह था कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फूल जानवरों खाकर समाप्त हो जाते, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। उसके बाद हम अगर दूसरा कारण को देखें तो कहता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी के चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों को शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण जो इसका बताया गया है कि तीसरा कारण था कि पेड़ और पौधे के फल फूल लगभग एक अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार जो है इलाकों इलाकों में घूमते रहते थे। और इसका चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झील, झरनों, नदियों में ही मिलती है। यद्यपि इन नदियों झीलों में का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ नदी झीलों के पानी के बाद भी मिल जाता था, इसीलिए ऐसा झील और नदियों में के बसे लोगों को सूखे मौसम की पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी? पुरातत्वविदों देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह में किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों के औजार, हड्डियों के औजार बनाए थे और इनमें से पत्थर के औजार आज ही बचे हैं। इसमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डी और मांस को काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल को उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ 7 हड्डियों में या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए में भी किया जाता था। ये देखिए ये जो हमारा है ये हथियार, देखिए कैसे पत्थरों को काट के जो बनाया जाता है। ये पत्थर था, इसको नुकीला टाइप का बना दिया गया और इससे देखिए सीलने का भी काम इससे किया जाता था। उसके बाद आप देखिए कि पत्थर के औजार का उपयोग जो इंसान खाने के योग जड़ों को खोदने के लिए करता था, जानवरों की खाल को सीने के लिए भी करता था, जो आप इस दोनों फिगर में आपने देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देता है कि रहने के लिए निर्धारित करना। ये मानचित्र को देखना है, मानचित्र में त्रिकोण हमको देखना है। इसमें हमको जो है पूरा स्थल है जहाँ जहाँ और खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा और भी कई स्थानों को देखेंगे जहाँ आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में हम देखते हैं, तो चलिए हम मानचित्र को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है बुर्ज होम है, बुर्जा होम जिसको कहते हैं, बुर्ज होम है। आप देखिए ये जो बुर्ज होम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है। ये मेहरगढ़ है जो कि फ़िलहाल अभी पाकिस्तान में है। और ये भीमबेटका है जो कि एमपी में। ये कोलडीवा है, ये कोलडीवा हो गया। उसके नीचे महागढ़ हो गया। ये चिरांद जो कि बिहार में, ये गंगा नदी का। और ये दाऊजी हेडिंग, ये आपको देखिए असम के तरफ, असम में है। और ये कलकत्ता। तो ये सारे मानचित्र महत्वपूर्ण पूरा स्थल जो है, तो इसमें क्या क्या हो गए? बुर्ज होम हो गए, मेहरगढ़ हो गए, कोलडीवा, महागढ़ा, चिरांद और दाऊजी हेडिंग, ये सब जो है हमारे जो पूरा स्थल है। अभी देखिए ये चिन्ह दिया कि पूरा लाल वाले जो है
हुसंगी हो गया, कुरनुल गुफा हो गई, हमारे पुरापाषाण स्थल है, और नवपाषाण। तो देखिए एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, आप जैसे अब एग्जाम्स देंगे तो कौन सा स्थल कहाँ का है और किस सेशन का है, तो देखिए 3 से है, पुरापाषाण काल है, उसके बाद नवपाषाण और महापाषाण काल है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो लाल वाले जो भी है हुसंगी है और कुरनुल गुफा, ये हमारा पुरापाषाण स्थल है। उसके बाद ब्लू वाला देखिए नवपाषाणिक स्थल, ब्लू वाली हमारा कौन कौन हो गया, जैसे मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, यहाँ बुर्ज होम हो गया। उसके बाद नीचे में जो है आइए यहाँ चिरांद हो गया, कोलडीबा हो गया, महागढ़ा हो गया। तो ये सब हमारे जो ब्लू वाले हैं, और यहाँ आप देखिएगा ये हल्लूर है, पयमपल्ली है, ये सब जो है हमारे जो है नवपाषाणिक स्थल हो गए। और ग्रीन में जो हमारा है वो पाषाणिक स्थल, महापाषाणिक स्थल। ग्रीन में जैसे देखिए आदि चतनूर है, फिर यहाँ ब्रह्मगिरी है, ये सब हमारे जो है महापाषाणिक पुरा स्थल में आते हैं। आगे इसमें देखिए एक है कि भीमबेटका के उपकरण के बारे में, चलिए आगे हम चलते हैं इसको। अब देखिए पुरास्थल किसको कहते हैं, तो पुरास्थल किसको कहते हैं, पुरास्थल हम उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी प्रारंभिक वस्तुएं मिलती हैं और निर्माण लोगों के लिए काम में किए जाते हैं। और कभी कभी ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, कभी कभी जो है समुद्र और पानी के तल में भी पाए जाते हैं। और पुरास्थल के अध्ययनों को आप इस अध्याय में, आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज की आग की खोज हम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज कब की क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपने मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा को ढूंढना है, तो कुरनुल गुफा को ढूंढना है तो देखिए मानचित्र में हम अगर आते हैं, ये हमारा मानचित्र था, इसमें हमको ढूंढना है कुरनुल गुफा। तो कुरनुल गुफा मानचित्र हमारा कौन सा है, मानचित्र हमारा 2 है शायद ये कुरनुल गुफा। चलिए शायद लगता है आगे मानचित्र हमारा 2, इसी में कुरनुल गुफा में आपको दिखाता हूँ। चंद्र महादेव दाऊजिल, ये देखिए ये हमारा लाल वाला जो था, ये हमारा लाल जो है ये हमारा कुरनुल गुफा है, जो कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। यहाँ से हमको जो है क्या मिला है, तो यहाँ हमने खोज लिया, यहाँ कुरनुल गुफा ढूंढ लिया, यहाँ राख के अवशेष मिले। याद रखिएगा कुरनुल गुफा से जो है राख के अवशेष मिले। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। राख के अवशेष कुरनुल गुफा से मिले, राख के अवशेष, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों की रक्षा के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आइए उसके बाद हम देखिए बदलती जलवायु है। बदलती जलवायु का आप देखिएगा कि बदलती जलवायु में हम देखने वाले हैं कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। हिरन, बारहसिंगा, बकरी इत्यादि जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे वो भी इसके पीछे आया जा करते करते खाने पीने की भी आदतों का प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगते। तो हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचते होते थे। साथ ही इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण जो है स्रोत बन गया था। अब हम खेती और पशुपालन की बात करें तो देखिए कहता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत जो होता था इसी दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन को बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वो यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं, कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वो कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने के उन्हें पालतू बना दिया। सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को जंगली थे। याद रखिएगा सबसे पहले जो है कुत्ते को हमने पालतू बनाया था। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, यानी कि धीरे धीरे लोग क्या क्या भेड़, बकरी, गाय, सुअर जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और ये जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। और ये अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के कार्यक्रम से इसकी सुरक्षा किया करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे जो इसमें देखिए लोग बसने की प्रक्रिया क्या है, तो इसको बॉक्स में कि लोग द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया, यानी कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों के बीच होते थे। इसकी वजह से है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों के लोग चयन करते थे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि एक नवीन जीवन शैली की बात करते हैं। देखिए एक नवीन जीवन शैली में हम बात करेंगे कि तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और 1 महीने या फिर साल तक देख सकते हो कि इसीलिए जब लोग पौधे उगाते हैं तो उसे देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से पहले फसलों को पकाने तक
पौधे की फसलों को पकाने तक तो पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों से रक्षा और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा, जैसे बहुत सारे काम होते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन बीज दोनों ही रूप में अनाज का प्रयोग भोजन और बीजों के लिए दोनों के लिए बचा कर रखना आवश्यक होता था। इसीलिए इसके भंडारण की बात सोची गई और लोग इसको जो अनाज को भंडारित करने लगे। इलाकों में लोगों ने मिट्टी दे के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई, जमीन खोदी। आप देखिए, कहता कि क्या तुम्हें पता है, लगता है कि शिकारी लोग या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे या उनका प्रयोग करते। तो आइए हम इसके बारे में देखिए। चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है वो हमें जो है क्या कहते हैं, दूध भी प्राप्त होता है, भोजन के लिए अच्छा स्रोत हो जाता है। यही नहीं, जानवरों के हम मांस भी खाते हैं और कुछ पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। उसके बाद हम आते हैं आरंभिक कृषकों के पशुपालन का पता करेंगे। देखिए मानचित्र 2 में हमने देखा कि क्या तुम नीले वर्ग देखो, नीले वर्ग का मैंने जितने भी देखा, प्रत्येक बिंदु पूर्वजों को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती दौर में कृषि और पशुपालन को होने का साक्ष्य मिला। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर आधुनिक कश्मीर था और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो है कृषि और पशुपालन की बस्ती, यानी कि ब्लू में जो वहाँ मैप में हमने देखे, वो वास्तव में जो था कृषक और पशुपालन की बस्तियाँ थी। और इसके जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई, पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले इसमें जो रोचक बात है कि चलते चलते अनाज दोनों के अवशेष से मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे और वैज्ञानिक इन अनाजों के दोनों की पहचान कर सकते थे। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी और वैज्ञानिक की बहुत जानवरों की हड्डियों की पहचान की जाती थी। अब देखिए अस्थायी जीवन। अब जो है देखिए, कृषि जब होगा, लोग एक जगह रहेंगे, खेती करेंगे, तो इकट्ठा रहेंगे, फिर हमारा अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो अब हम अस्थायी जीवन के बारे में देखिए। कहते हैं पुरातत्वविदों कि कुछ पुरास्थलों की झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम हमारा वर्तमान कश्मीर में था, हमने मैप में देखा सबसे ऊपर में। यहाँ से लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिसे हम गर्तवास कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। हम देखिए, याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं बुर्ज होम के बारे में। याद रखिए, बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, अगर नहीं पूछे ऐसा सवाल ही नहीं होता, बुर्ज होम के बारे में। और ये हमारा जो है हमारा ये कश्मीर में है, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो था, क्या क्या था बुर्ज होम की, ये झोपड़ियों में आप देखिएगा, इसमें जो है सीढ़ी थी, गर्तवास था, इसमें ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी। मौसम के अनुसार ये घर के अंदर और बाहर रख सकते थे। अगर हम एक देखें कि बहुत सारी पत्थर और औजारों को भी मिले। इसमें देखिएगा, यहाँ से जो पूरा पाषाण युग उपकरण से भिन्न है, इसलिए नवपाषाण युग माना गया। मतलब कि ये सब तो नवपाषाण था। कहता कि इसके बाद देखिए, जिसकी धार और अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पति को प्राप्त करने की चीज़ों के लिए किया जाता था और आज हजारों साल बाद ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह से प्रस्तर युगी इन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहता था और हड्डियों के औजार भी बनाए जाते थे। ये देखिए, ये हमारे औजार है, नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं। ये देखिए, ये सारे जो है उपकरण हमारे जो है नवपाषाण काल के हैं। तो इसको आप ध्यान, नवपाषाण के उपकरण देखिए किस तरह से बनाया जाता है। सर पत्थरों के औजार बनाए जाते, देखिए नुकीला है, ये सब काटने के लिए। उसके बाद हम ये देखिए, ये घड़ा है, ये घड़ा मिला था। अब देखिए, नवपाषाणिक युग में पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे। देखिए, ये हमारे जो मिट्टी के बर्तन हैं और इस पर कई प्रकार के अलंकरण भी किए गए थे। बर्तनों के ऊपर चीज़ों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाने लगा। चावल, गेहूँ, दलहन जैसा अनाज अब आहार के लिए बहुत हिस्सा हो गया। नवपाषाण काल में देखिए, चावल, दाल, गेहूँ जो है हमारा मुख्य भोजन हो गया। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े भी बुनने लगे, इसके लिए कपास बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पौधों का क्या ये परिवर्तन हर जगह हुआ था या कहीं कहीं हुआ था? ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष जो है शिकार और भोजन संग्रह करते थे का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों साल से दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन अपना लिया था और इससे लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका जीते थे। अब देखिए, हम एक मेहरगढ़ की चर्चा करेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ हमने मानचित्र पे भी देखा कि ऊपर में, तो मेहरगढ़ ये देखिए पाकिस्तान वाले इलाके में था। ये ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है और हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ देखिए, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान जहाँ से मेहरगढ़ से ही जो है सबसे पहले जो है
खेती का साक्ष्य मिला, गेहूँ उगाने का और बकरी पालने का सीखा गया, और खेती का साक्ष्य भी वहाँ मिला था। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली थी, हिरन और मसूर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियाँ भी की यहाँ हड्डी प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में जो है इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, चौकोर आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए मेहरगढ़ से, और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिससे कुछ संभवतः भंडारण होंगे। मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधियों को जो है क्या कहते हैं, सम्मान की कहते कि मृत जब मर जाता था उसके साथ जो उसके प्रति सम्मान किए जताते थे, और लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन की विश्वास करते, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ सम्मान रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहाँ कब्रों के में जो है मृतकों के लिए जो है उसमें बकरी, नहीं कि मेहरगढ़ में मृत एक कब्र मिला जिसके साथ बकरी को भी दफनाया गया था, और संभवतः इसे परलोक की निशानियाँ भी मानी जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स